हाँ भाई, क्या बातें चल रही हैं लैला मजनू में? अरे और क्या बातें होंगी, बस यही कि बारात पंजाब से जाएगी या फिर उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। लड़की वाले बिहार से पंजाब आएंगे। ये है वैशाली और बलविंदर, जो दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और अब एक दूसरे को पसंद भी करते थे। बलविंदर पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था, जबकि वैशाली बिहार के गया से थी। ओए सुनो, ओ तेरा दोस्त इतना बड़ा नहीं है। ओए साड़ी बारात गया जाएगी, पता है क्यों? पता नहीं भाई, तू ही बता दे। क्योंकि मैं कभी गया नहीं, तो इसी बहाने देख लेंगे ओए कि मेरे ससुराल कितने आ। अच्छा बलविंदर, हमें तो ले चलेगा ना भाई अपनी बारात में? ओ नहीं ओए। क्यों जी, इन्हें क्यों नहीं ले जाएंगे आप? सारे खोते मेरी बारात में आएंगे तो कुड़ी दी साइड कौन होएगा हैं? बलविंदर एक हंसमुख और हैंडसम लड़का था, इसलिए वैशाली उसे अपना दिल दे बैठी थी। ऐसे ही हंसते खेलते 2 साल और बीत गए और कॉलेज पूरा होने को आ गया। बलविंदर, तुम मुझे अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रहे हो? ओए इतनी जल्दी क्या है सोनिए, हो ही जानी है मुलाकात एक दिन, और एक बारी शादी हो गई फिर तो तुम रोज ही मिलती रहना उनसे। अरे पर अब तो कॉलेज भी पूरा होने को आया है, तो शादी की बात तो करनी होगी ना। और चलो जी ठीक है, फिर मैं अगले हफ्ते ही उन्हें बुला लेता हूँ। और एक काम करो, तुम भी अपने पापा मम्मी को बुला लो, अब तो खुश हो ना? इधर बलविंदर ने वैशाली के बारे में अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया, और उधर वैशाली भी अपने माँ बाप को दिल्ली लाने के लिए खुद बिहार पहुंच गई। और फिर माँ। हाँ बोल बेटा। माँ, वो एक लड़का है, हम उससे प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। क्या? चुप कर लड़की, तुम्हारे पापा को पता चलेगा ना तो वो तो। जानते हैं माँ, पर उनको आप ही मना सकती हो। काहे? तुम क्यों नहीं बात करती हो अपने पापा से? 1 मिनट, लड़का बिहारी तो है ना? नहीं माँ, वो पंजाबी है, उसका नाम बलविंदर है। हे राम, इतना बड़ा बिहार छोड़कर तुम्हें एक सरदार पसंद आया? हाँ माँ, वो हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे ना, तो वो। अच्छा माँ सुनो ना, वो लोग अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं शादी की बात करने। तो लो, तुम तो पहले से ही सब फिक्स करके आई हो, तो फिर हमसे पूछ रही हो कि बता रही हो? माँ पूछ ही रहे हैं, बस पापा जी को मनाकर एक बार मिल तो लो। जानकी और वैशाली ने मिलकर किसी तरह हरेराम को मना लिया। हरेराम भी अपनी बेटी की खुशी की खातिर इस शादी के लिए राजी हो गए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा जी, कैसे हो? मैं एकदम चंगा अंकल जी। अच्छा अंकल जी, वो पापा से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शादी तो जी पंजाब में ही होगी। पर बेटा जी, बारात तो आपको लानी होगी ना? हाँ अंकल जी, पर मेरी दादी और उनके भाई बहन जो है ना, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं जी, कहते हैं कि मेरी बारात में आएंगे। अब इस उम्र में तो उनसे चला नहीं जाएगा ना जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग ही अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ भटिंडा आ जाओ। हरिराम को अपने रिश्तेदारों के साथ भटिंडा जाना थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन बेटी की खुशी की खातिर वो सब कुछ करने को तैयार थे। और फिर हरिराम जी, आपकी वैशाली की किस्मत बहुत अच्छी है कि लगातार 3 दिन शुभ मुहूर्त हैं, 26, 27 और 28 तारीख। आप जिस मर्जी तारीख को शादी करा सकते हैं। अब शादी तो आपको ही करानी होगी पंडित जी, न जाने वो लोग कौन से रिवाज करें और कौन से ना करें, तो आप तो हमारे साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो फिर एक काम करिए, 28 तारीख पक्की कर लेते हैं और हम लोग 26 को निकल चलेंगे। शादी की तारीख सुनकर वैशाली बहुत खुश थी। दिन बीतते गए और तैयारियों के बीच 26 तारीख भी आ गई। अरे भैया, आप सब लोग थोड़ा जल्दी करें, 2 ही घंटा बाद ट्रेन है, स्टेशन तक के लिए बस बुक कर दी है, वो भी बस आने वाली होगी, तो सब लोग जल्दी जल्दी करो थोड़ा। हर तरफ खुशी का माहौल था। सब जल्दी तैयार हुए और बस में बैठकर स्टेशन के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और सभी लोग ट्रेन में बैठ गए। पूरा डब्बा वैशाली के रिश्तेदारों से भरा हुआ था। वो बन्ना बन्नी के गीत गाते हुए खुशी से सफर कर रहे थे। जानकी सबको साथ में लेकर ट्रेन में नाचने लगी। थोड़ी देर बाद सबने वैशाली को भी उठा लिया। कई घंटों तक ट्रेन के डिब्बे में यूं ही नाच गाना चलता रहा। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी, जहां से एक फौजी उसी डिब्बे में अपना बैग लेकर चढ़ा। उसे देखते ही सबने डांस बंद कर दिया और फिर, अरे आप लोग रुक क्यों गए, डांस करिए ना। अंकित के इतना कहते ही सारे लोग हंसने लगे और एक बार फिर नाच गाने का सिलसिला शुरू हो गया। अंकित भी सभी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वैशाली के पिता ने उससे कहा, ये जी मेरी बेटी है वैशाली, इसकी शादी है परसों,
लड़का पंजाब का है तो हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बधाई हो आप सबको। अच्छा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल जी, मेरी पोस्टिंग कश्मीर में है। हफ्ते भर की छुट्टी आया था, छुट्टी खत्म तो अब वापस भारत माँ की सेवा में। अंकित का इतना कहना ही था कि तभी वैशाली के फोन पर किसी का कॉल आया। वो शोर शराबे से दूर फोन लेकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ आ गए। वहीं पास में अंकित बैठा था और उसे वैशाली की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। काफी देर तक बात करने के बाद वैशाली ने रोते हुए फोन काटा और फिर वो जैसे ही ट्रेन के डिब्बे से बाहर छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ी तो अंकित ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे अब जीना नहीं है। पर तुम्हारी तो परसों शादी है ना? कोई शादी वादी नहीं होगी अब। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे परिवार के साथ धोखा हुआ है। शोरगुल सुनकर जानकी और हरिराम भी दरवाजे की तरफ आ गए। आंटी जी, आप इन्हें अपने साथ अंदर ले जाइए, ये ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही थी। अंकित की बात सुनते ही जानकी और हरिराम का मुंह खुला का खुला रह गया और वैशाली जोर जोर से रोने लगी। पापा मुझे माफ कर दो, बलविंदर ने मुझे धोखा दिया है। शादी से 2 दिन पहले फोन करके कहता है कि उसे दहेज में कार चाहिए वरना वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो जानता है कि हम लोग ट्रेन से रवाना हो चुके हैं सारे नाते रिश्तेदार लेकर, इसीलिए उसने अभी ये बात कही ताकि हम मना न कर पाए। नहीं करता मैं मना, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो। नहीं पापा जी, आप दुखी मत हो, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तू चल मेरे साथ। तुम पागल हो क्या? उस धोखेबाज के लिए अपनी जान क्यों दे रही हो? तो मैं क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं सबको? अब कहां से लाएंगे मेरे पापा मेरी शादी के लिए फिर से इतने सारे पैसे? कौन करेगा बिना पैसों के मुझसे शादी? अब मैं करूंगा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। मैं एक फौजी हूं आंटी, सरकार मुझे अच्छी खासी तनख्वाह देती है। हाँ, बस छुट्टी कम मिल पाती है। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है और एक बहन। अगर आप कहें तो मैं यहीं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ, और ये एक फौजी का वादा है कि आपकी बेटी को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद हरिराम ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अंकित को ड्यूटी पर जाना है तो क्या इसी ट्रेन में शादी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अंकित देश की सेवा करने जा रहा है तो इस शादी पर भगवान को क्यों आपत्ति होगी। रुकिए, मैं तैयारी करता हूँ। सभी रिश्तेदारों के सामने अंकित और वैशाली की शादी उसी ट्रेन के डिब्बे में करा दी गई। ये अपने आप में अनोखी बात थी। वैशाली, अगले स्टेशन पर मुझे उतरना होगा। मुझे जम्मू के लिए यहाँ से ट्रेन बदलनी होगी। अब आप लोग भी अपने घर लौट जाइए। तुम बस थोड़ा इंतजार करना, मैं जल्दी छुट्टी लेकर आऊंगा तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने। तब तक पापा जी, मेरी वैशाली आपके पास ही रहेगी। सुखिया ट्रेनों में चने बेचता था। ए चना खा लो, चना ये खट्टा मीठा चना है। साहब, चना खाओगे क्या? ऐसे ही सुखिया का घर चलता था, लेकिन उसका घर तो सेठ के पास गिरवी था। एक दिन सुखिया लास्ट ट्रेन में चने बेचकर घर गया और देखा वहां पहले से ही सेठ उसका इंतजार कर रहे थे। आइए आइए सुखिया जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। सेठ, क्या बात है सेठ, इतनी रात को मेरे घर पे? आपका घर? ओहो हो, ये आपका घर है क्या? होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये घर तो मेरा होने वाला है। तूने मुझे आज इंतजार करवाया, हाँ? बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। क्षमा कर दीजिए सेठ, मुझसे गलती हो गई। आज पैसा लौटाने का आखिरी दिन था ना? है? मेरे पैसे कहाँ हैं? दे मेरे पैसे, निकाल। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया सेठ। तो फिर घर से निकल, चल, अभी निकल, चल। अभी मैं बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगा सेठ, थोड़ी तो दया कीजिए। चल ठीक है, तुझे 2 दिन की मोहलत और दी। 2 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो ये घर मेरा, समझा? धमकी देकर सेठ चला गया। सुखिया घर के अंदर घुसा। वहां उसकी बीवी सरला और 2 छोटी छोटी बेटियां चुन्नी और मुन्नी डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ? सेठ ने क्या कहा? वो हमें घर से निकाल देंगे क्या? सेठ ने 2 दिन की मोहलत दी है, लेकिन 2 दिन में पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? मेरी वजह से आज आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो सरला, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं और क्या करता। अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के बाद सरला की तबीयत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। उसी वजह से सुखिया को सेठ से पैसा उधार लेना पड़ा। उसके बदले सुखिया को उसका घर सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा और उसके बाद वो अभी तक पैसा चुका नहीं पाया।
ये सब सोचते सोचते पूरी रात सुखिया सो नहीं पाया। अगले दिन वो चना बेचने के लिए स्टेशन पर चला गया और ट्रेन में चना बेचने लगा। चना ले लीजिए, चना ये खट्टा मीठे चना ले लो साहब। लेकिन 2 दिन में चना बेचकर उसे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलने वाले थे। ट्रेन में चना बेचते हुए उसने देखा कि एक आदमी का बटुआ उसकी जेब से थोड़ा सा निकला हुआ है। बटुए में पैसे बहुत हैं। वो देखकर सुखिया अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने बटुआ चुरा लिया, लेकिन उस आदमी को ये पता लग गया। अरे चोर चोर, अरे मेरा बटुआ मार लिया, पकड़ो से। उस आदमी ने सुखिया को पकड़ लिया और उसे ट्रेन से स्टेशन पर खींचकर उतार दिया। माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। हम स्वभाव से चोर नहीं है, हम गरीब है मालिक। गरीब है तो क्या हुआ, चोरी करेगा? ये ले। उस आदमी ने सुखिया को बहुत मारा और उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गया। सर, इस चना बेचने वाले ने मेरा बटुआ चुराने की कोशिश की, आप कुछ कीजिए इसका। स्टेशन मास्टर ने कहा। सुखिया, ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने चोरी की? माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भुगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। सुखिया बहुत रोया धोया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे स्टेशन से निकाल दिया गया। अब उसके पास काम भी नहीं रहा। वो घर गया और सरला से सब कुछ बताया। उसकी दोनों बेटियां रोने लगी। पापा, क्या अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे? क्या हमें भीख मांगनी होगी? रो मत बेटी, माफ कर दे मुझे, मैं बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया। अपनी दोनों बेटियों को सुलाकर सुखिया और सरला सिसक कर रोने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सेठ अपने लोगों को लेकर चले आए और सुखिया को परिवार समेत घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हो गया रे, अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं, चल निकल जा यहाँ से। हम मर जाएंगे सेठ, हम मर जाएंगे। हाँ तो मर जा, किसने मना किया है? वैसे भी धरती पर बोझ हो तुम लोग। सुखिया अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर वहां से चला गया। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? चल बेटी, देखते हैं। बाबा, हमें घर तो मिल जाएगा ना? घर मिलना तो मुश्किल है बेटी, लेकिन रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। सुखिया उन्हें लेकर स्टेशन के पास ही आ गया। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पटरी पर एक पुरानी ट्रेन की कुछ बोगियां खड़ी थी। सुखिया ने वो देखा और कहा, चल बेटी, चलो सरला, उस ट्रेन के पास चलते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर घुसेंगे कैसे? दरवाजे तो बंद है। ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के नीचे रहेंगे हम। सुखिया अपनी बीवी और बेटियों को लेकर ट्रेन की बोगियों के पास चला गया। सरला घर से कुछ ही चीजें ला पाई थी। उन चीजों में कुछ बोरे थे। उन्होंने ट्रेन के नीचे पटरी पर बोरे बिछा दिए और वहीं पर बस गए। चलो अच्छा है, बारिश वारिश होगी तो हम भीगेंगे नहीं। बेबस इंसान थोड़ी सी उम्मीद में ही जीता है, लेकिन सुखिया के पास तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर भी रहने की जगह तो मिल गई, लेकिन वो अपने परिवार को क्या खिलाता? ट्रेन के नीचे पटरी पर जगह तो मिल गई, लेकिन मैं स्टेशन पर और चने नहीं बेच सकता। स्टेशन पर जाने से ही मुझे मना कर दिया है। कोई बात नहीं जी, मैं दोनों बेटियों को लेकर भीख मांगूंगी। उसी से कैसे भी करके पेट तो चल जाएगा। हाँ बाबा, हम भीख मांग लेंगे, भीख मांगकर पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। सरला अपनी दोनों बेटियों को लेकर सच में स्टेशन पर भीख मांगने लगी और सुखिया इधर उधर कुछ काम पाने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही ट्रेन के नीचे उनका दिन बीतने लगा, लेकिन सुखिया को कहीं पर भी काम नहीं मिला। हर जगह ये रट गया था कि सुखिया बटुआ चोर है, इसीलिए कोई भी सुखिया पर भरोसा नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो पटरी पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उधर उसकी बीवी और बेटियां भीख मांग रही थी। तभी स्टेशन पर सेठ अपनी माँ को लेकर आया और सरला को भीख मांगते हुए देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम लोग इसी के लायक हो, ये लो 2 रुपए। सेठ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सेठ की माँ बीमार थी, इसीलिए सेठ उन्हें लेकर शहर के अस्पताल में जा रहे थे, इसीलिए वो स्टेशन पर आए थे। लेकिन अचानक से उनकी माँ का पैर फिसल गया और वो पटरी पर गिर पड़ी और उसी पटरी पर एक ट्रेन आ रही थी। माँ, अरे क्या हुआ आपको? माँ! सेठ भी खुद पटरी पर उतरने से डर रहे थे। ट्रेन बहुत पास आ गई थी। सभी ने आंख बंद कर ली, लेकिन तभी सुखिया दौड़ते हुए आया और सेठ की माँ को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उठा दिया। लेकिन खुद पटरी से हटने से पहले ही ट्रेन ने उसे धक्का मार दिया। सुखिया का नसीब अच्छा था कि उसका सिर्फ दाहिना पैर ही टूटा, वो जान से नहीं मरा। और ये देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सुखिया, तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी माँ को बचाया। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया रे, लेकिन तू तो अच्छा आदमी निकला।
उन्होंने अपने पैसों से सुखिया का ट्रीटमेंट करवाया और उसे घर भी वापस दे दिया। साथ में उसे जमीन जायदाद और अपनी कंपनी में काम भी दे दिया। इस तरह सुखिया की जिंदगी बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि बुराई को सिर्फ अच्छाई ही मिटा सकती है।